गुड इवनिंग, शुभ संध्या आप सभी को। गुरुकुल के इन कक्षाओं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की तिथि 13 दिसंबर, भारतीय इतिहास के आईने में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। छठगन, आज 13 दिसंबर को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को, है ना। क्या प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने? उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, प्रियम्बल प्रस्तावना को, है ना। पूछेगा भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है ना। उद्देश्य प्रस्ताव को या प्रस्तावना को कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था, है ना? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को, आज ही के दिन, है ना। आज ही के दिन जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था, जिसे आपको ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा और एक चीजों को गौर करना होगा। छठगन, आज के दिन जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया, है ना। और उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, प्रियम्बल भी कहते हैं इसको, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि हम संविधान को क्यों बनाने जा रहे हैं, व्हाई वी आर गोइंग टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है ना। और इसी बात को लेकर के उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। छठगन, उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसकी शुरुआत किस शब्द से होती है? हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, है ना। हम भारत के लोग से इसकी शुरुआत होती है। इससे पता चलता है कि भारत में यदि सर्वोपरि कोई है, यदि सर्वोच्च स्थान कोई रखता है, तो वह भारत की जनता है ना। सर्वोच्च स्थान कौन रखता है? भारत की जनता रखती है, भारत की जनता रखती है, भारत की जनता रखती है। सर्वोपरि स्थान भारत की जनता रखती है, सर्वोच्च स्थान भारत की जनता रखती है। तो इसलिए इसको भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी आपको मनन करना होगा, इसे भी आपको गौर करना होगा और एक चीजों को ध्यान रखना होगा, है ना। भारत में सर्वोच्च स्थान कौन रखती है? जनता रखती है। इसलिए प्रस्तावना की शुरुआत ही हुई है हम भारत के लोग से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ना। तो इसलिए आपको इसे ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना का अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है छात्रगण, है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना का जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो है संशोधन हुआ था, है ना, जिसमें 3 नए शब्दों को शामिल किया गया था, है ना। छठगण, 3 जो नए शब्द थे जिन्हें शामिल किया गया था, उनमें एक शब्द था समाजवाद, है ना। दूसरा शब्द था एकता और अखंडता, है ना। और तीसरा शब्द था पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, है ना। यही 3 शब्दों को जो है शामिल किया गया था भारतीय संविधान में, ध्यान दीजिएगा। और प्रस्तावना को अभी तक केवल एक बार संशोधित किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो आज ही के दिन प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को। दूसरी घटना जो आज आपको जाननी है वो भी ध्यान में रखिएगा। छठगण, आज की दूसरी घटना है ये 13 दिसंबर 2001 को लोकतंत्र के मंदिर भारतीय संसद पर आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को हमला किया गया था पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा, है ना। छठगण, 13 दिसंबर 2001 को लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ संसद पर जैश ए मोहम्मद नामक आतंकी संगठन ने आतंकी हमला किया था। हमारे देशभक्त वीर जवानों ने इस आतंकी हमले को अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए अपनी शहादत देकर नाकाम कर दिया। इस शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देश के लिए सब कुछ अर्पित करने की भावना हम सभी नागरिकों के हृदय में होनी चाहिए। इस आतंकी हमले के मास्टरमाइंड जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अफजल गुरु को 2013 में दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। पूछेगा, जो भारतीय संसद पर हमले की घटना हुई थी, यह घटना कब घटित हुई थी? 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। इस घटना को किस आतंकी संगठन ने अंजाम दिया था? जैसे मोहम्मद। इस घटना का मास्टरमाइंड कौन था? प्रोफेसर अफजल गुरु। किस विश्वविद्यालय का प्रोफेसर था? जामिया मिलिया विश्वविद्यालय का प्रोफेसर अफजल गुरु इसका मास्टरमाइंड था, जिसे 2013 में फांसी दे दी गई, है ना। कहां पे फांसी दी गई थी? दिल्ली के तिहाड़ जेल में,
दिल्ली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जेल है तिहाड़ जेल, नाम सुना होगा आपने, है ना। उसी जेल में इनको फांसी दी गई थी, तो ये भी दिल्ली में, है ना। तो ये सारे चीजों को याद रखिएगा। छठगन, आज आप देख रहे हैं ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भारतीय संसद की तस्वीर है। 13 दिसंबर 2001 को इस पर हमला किया गया था। हमारे ये सैनिक जो इस संसद पर किए हमले को बचा रहे थे, है ना, और आतंकवादियों को मार रहे थे पोजीशन लेकर के, उनके ये हैं। और जो शहीद सैनिक हुए उनकी ये तस्वीर है जिस पर लोग शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, है ना। तो छठगन, हमारे लोकतंत्र को बचाने में उस दिन संसद में सभा हो रही थी, है ना, सब लोग अंदर में थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, लालकृष्ण आडवाणी थे, और भी जितने भी लोग थे, है ना, सांसद लोग, सब लोग थे। और लोकसभा का सेशन चल रहा था, संसद का सत्र चल रहा था। सोचिए यदि आतंकी संसद पे कब्जा कर लेते, है ना, नेताओं को बंधक बना लेते, तो कितनी मांगों को मनवा लेते, कितना आतंकवादियों को छुड़वा लेते, वो कितनी बड़ी घटना इस देश में हो जाती, है ना। लेकिन सोचिए हमारे शहीद सैनिकों ने इस घटना में शानदार परिचय दिया और इस घटना को शानदार तरीके से अंजाम दिया था, है ना। और इस घटना में शहीद सैनिकों ने आतंकवादियों को मार गिराया। यद्यपि उनमें से कई हमारे सैनिकों की शहादत हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने देश की इस महान विरासत पर जरा सा भी एक आंच नहीं आने दिया, है ना। तो ऐसे वीर शहीद सैनिकों को हम लोग सशक्त नमन करते हैं और आज उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। पूरा राष्ट्र कृतज्ञता प्रकट करता है। संसद पर हुआ हमला 13 दिसंबर 2001। कुछ घटनाएं ऐसे होती हैं जो इतिहास में कभी भी पुरानी नहीं होती है छात्रगण, ये हमेशा याद रहेंगी। आज आप पढ़ रहे हो, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इसको पढ़ेंगी, आपके नाती पोते भी इसको पढ़ेंगे कि भारतीय संसद पे हमला कब हुआ था, तो 13 दिसंबर 2001 पे। क्यों? ये सब घटनाएं कभी भी पुरानी नहीं होती है, ये सब इतिहास में एक बदनुमा दाग की तरह लग गई हैं और इसको आपको याद रखना होगा एकदम, है ना। 13 दिसंबर 2001 पूछ देगा भारतीय संसद पे हमला कब हुआ था, ऑप्शन में जानबूझ कर देगा 13 दिसंबर 1999, दूसरा ऑप्शन देगा 13 दिसंबर 2000, तीसरा ऑप्शन देगा 13 दिसंबर 2001, चौथा ऑप्शन देगा 13 दिसंबर 2002। सब में 13 दिसंबर रहेगा, वर्ष बदल देगा। अब वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, 2000 में हुआ था कि 2001 में हुआ था कि 2002 में हुआ था कि 99 में हुआ था। अरे बाप, सभी में 13 दिसंबर दे दिया है हो, क्या करें, का लगा दें, लगा दिए हम 2000, अरे गलत हो गया। तुम का लगा दिया हम 2002 लगा दिया, अरे गलत हो गया। अरे तुम का लगा दिया हम 1999 लगा दिए, गलत हो गया। तुम क्या लगाया, अरे हम 2001 लगाए हैं, नहीं तुम्हारा ठीक है ना, हाँ सही हो गया। तो 2001 लगाया उसका सही हो गया, है ना। तो इसलिए इस सब घटनाओं को एकदम याद रखा कीजिए। तो 13 दिसंबर का इतिहास में दो महत्व पता चल गया आपको। 13 दिसंबर को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने क्या प्रस्तुत किया था, प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिसको उद्देशिका भी कहा जाता है। और 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर हमला हुआ था, किस वर्ष ना, 2001 में हुआ था। इसका मास्टरमाइंड कौन था, प्रोफेसर अफजल गुरु था। इसको फांसी कब दी गई थी, 2013 में। किस जेल में, तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल भारत के किस शहर में है, दिल्ली में है, दिल्ली में है, दिल्ली में है। तो ये सारे घटनाक्रम को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता की भावना, राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता की भावना रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब हेडिंग बनाइएगा अपने नोट्स कॉपी में बीचों बीच, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, न्यायालय, हाँ ड्राफ्टिंग कीजिए, लिखिए स्थापना। सेकंड ड्राफ्टिंग कीजिएगा, गठन। थर्ड कीजिएगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति। फोर्थ कीजिएगा, न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं। फिफ्थ कीजिएगा, न्यायाधीशों का कार्यकाल। नेक्स्ट कीजिएगा, न्यायाधीशों का शपथ।
नेक्स्ट कीजिएगा, न्यायाधीशों के वेतन नेक्स्ट कीजिएगा, न्यायाधीशों का स्थानांतरण नेक्स्ट, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। नेक्स्ट, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। नेक्स्ट कीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय, केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय। नेक्स्ट कीजिएगा, ऐसे उच्च न्यायालय, ऐसे उच्च न्यायालय जो अपने राज्य की राजधानी में नहीं है, ऐसे उच्च न्यायालय जो अपने राज्य की राजधानी में नहीं हैं। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के अधिकार, वही शक्तियां, पावर, अधिकार। है ना? चलिए पहला लिखिए छतगन, फर्स्ट टॉपिक की ओर आ जाइए, स्थापना। हो गया? हेडिंग बनाइए स्थापना लेफ्ट साइड में और अंडरलाइन कीजिए, नहीं लिखेगा तो कैसे होगा? अभी स्थापना लिखिए ना पहले। लिखिए, भारत में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में, 1862, 1862 में भारत के 3 शहरों कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास, कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास में की गई थी।
पैराग्राफ चेंज। उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। पैराग्राफ चेंज। संविधान के भाग 6, संविधान के भाग 6 तथा अनुच्छेद 214 से 232 में, 214 से 232 में उच्च न्यायालय के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ चेंज कीजिए। हाँ, उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। कंटिन्यू। वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय है, जिनमें 25वां और अंतिम उच्च न्यायालय पच्चीसवां और अंतिम उच्च न्यायालय अमरावती उच्च न्यायालय है। इनवर्ट कॉमा अंडरलाइन में रखिएगा। अमरावती उच्च न्यायालय है जो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आइएगा। उच्च न्यायालय का गठन। लिखिए, संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार
संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा उनके सहयोग के लिए अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पैराग्राफ चेंज। उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की संख्या उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की संख्या उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है, या निश्चित नहीं है ऐसा लिखेगा। उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। इनकी संख्या आवश्यकता अनुसार, इनकी संख्या आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकती हैं। बढ़ाई जा सकती हैं। पैराग्राफ चेंज। सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय इलाहाबाद या प्रयागराज उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद या प्रयागराज उच्च न्यायालय है। तथा सबसे कम न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय सबसे कम न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। है ना, पूछेगा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को है, ध्यान दीजिएगा। है ना, किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या यदि बढ़ानी है तो यह कार्य भारत के राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, समझ गए ना। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय या प्रयागराज उच्च न्यायालय। और सबसे कम न्यायाधीशों वाला गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जो कि असम में है ना। और प्रयागराज उच्च न्यायालय किस राज्य में है? यूपी, उत्तर प्रदेश में है ना। नेक्स्ट आइए, अगला पॉइंट क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए,
अनुच्छेद 217 एक के अनुसार, अनुच्छेद 217 ब्रैकेट में 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। पैराग्राफ चेंज। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कॉमा संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रगण, गौर कीजिएगा, है ना, प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत जबरदस्त रूप से आता है। पूछेगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। आपको यहां पे एकदम राष्ट्रपति को ही याद रखना है। लेकिन आपसे पूछ देगा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं होती है। पहला ऑप्शन देगा राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन देगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन देगा संबंधित राज्य के राज्यपाल, चौथा ऑप्शन देगा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री। तो क्या लगाइएगा, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है ना। राष्ट्रपति सलाह लेते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के राज्यपाल से, है ना। यही तीन व्यक्ति की भूमिका होती है, राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की और उस राज्य के राज्यपाल की। इन्हीं के परामर्श से ही उस राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति ज्यादा लोगों से सलाह करते हैं। किनसे करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से करते हैं एक, उस राज्य के राज्यपाल से करते हैं दो, और उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी करते हैं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, है ना। तो यहां पर आपको यह ध्यान में रखना होगा। पूछेगा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं होती है। नंबर एक, उस राज्य के राज्यपाल, नंबर दो, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नंबर तीन, राष्ट्रपति, नंबर चार, उस राज्य के कानून मंत्री। उस राज्य के कानून मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। तो जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में कितने लोगों की भूमिका है, तीन लोगों की भूमिका है। राष्ट्रपति सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल, समझे, उस राज्य के राज्यपाल की से परामर्श लेते हैं, है ना, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में
है ना, राष्ट्रपति एक, नंबर दो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नंबर तीन उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और नंबर चार राज्यपाल। इन इतने लोगों की भूमिका होती है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, है ना। तो जब तक आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। पूछ देगा राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में निम्नलिखित में से किससे सलाह नहीं लेते हैं? नंबर एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, नंबर दो सर्वोच्च न्यायालय उस राज्य के राज्यपाल से, नंबर तीन देश के प्रधानमंत्री से, नंबर चार इनमें से कोई नहीं। देश के प्रधानमंत्री से कोई सलाह नहीं लेते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में, है ना। तो इसलिए आपको ये जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति किसकी सलाह नहीं लेते हैं? नंबर एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नंबर दो संबंधित राज्य के राज्यपाल, नंबर तीन संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नंबर चार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से राष्ट्रपति कोई भी सलाह नहीं लेते हैं, है ना। तो इसलिए आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि किसकी भूमिका होती है, किसकी भूमिका नहीं होती है। मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति में किसकी भूमिका होती है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसकी भूमिका होती है ना। केंद्र में कुछ नहीं होता है, केंद्र में राष्ट्रपति सीधे तौर पे नियुक्ति करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की या अन्य न्यायाधीशों की, वो किसी से सलाह नहीं लेते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति सलाह लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, राज्यपाल से और अन्य उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से, है ना। है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, है ना। नेक्स्ट आइए, अगला टॉपिक क्या है? हाँ लिखिए, न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं। लिखिए, अनुच्छेद 217(2) के अनुसार, अनुच्छेद 217 ब्रैकेट में 2 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए निम्न योग्यताएं होनी आवश्यक है, होनी आवश्यक है। नंबर एक, भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर दो, एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में, एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। अथवा अथवा भारत राज्य क्षेत्र में दस वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य करने का
अनुभव होना चाहिए। छतगन, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बनने के लिए पहला शर्त तो आप जान ही रहे हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा बोलता है कि एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में उसको लगातार 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना चाहिए। 10 इयर्स एडवोकेसी एक्सपीरियंस होना चाहिए लगातार। या तो एक हाई कोर्ट में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या एक से अधिक उच्च न्यायालय में भी आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगातार कितने वर्षों के वकालत का अनुभव होना चाहिए? हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत का अनुभव होना चाहिए, या 10 वर्षों तक, है ना, उसको न्यायिक पद पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। कोई भी न्यायिक पद पर, जैसे किसी जिले में न्यायाधीश के तौर पे कार्य कर चुके हैं, किसी जिले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर चुके हैं, है ना, कहीं पर और भी कोई विधि पदाधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं, है ना, महाधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हैं, एडवोकेट जनरल के रूप में कार्य कर चुके हैं किसी राज्य में, तो वो सब 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। किसी भी न्यायिक पद पर कार्य करने का कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। ये दोनों में से एक शर्त को आप पूरी करोगे तभी आप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बनने के लिए योग्य हो। पूछेगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बनने के लिए देश के किसी भी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कितने वर्षों के वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्षों के। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बनने के लिए देश के किसी भी भाग में कितने वर्षों तक न्यायिक पद पे कार्य करने का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। 10 वर्ष तक आपको न्यायिक पद पे कार्य करने का अनुभव है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, अन्यथा आप नहीं हो। या तो आप हाईकोर्ट में 10 साल तक वकालत का अनुभव रखो, या फिर आप 10 वर्षों तक न्यायिक पद पे कार्य करने का अनुभव हो। न्यायिक पद का अर्थ क्या है कि आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे हो, आप एडवोकेट जनरल रहे हो, आप सरकारी वकील रहे हो, है ना, यानी कि आप न्यायिक पदाधिकारी रहे हो, जुडिशियल ऑफिसर। अच्छा, जुडिशियल ऑफिसर ये मत समझिएगा कि केवल न्यायाधीश ही जुडिशियल ऑफिसर होता है। जुडिशियल ऑफिसर बहुत सारे होते हैं ना, मुंसिफ भी एक जुडिशियल ऑफिसर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी एक जुडिशियल ऑफिसर है, एपीपी भी एक जुडिशियल ऑफिसर है, महाधिवक्ता जिसको आप एजी कहते हैं, किसी भी राज्य में महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल, है ना, वो भी एक जुडिशियल पदाधिकारी होता है, उसकी भी बाकायदा नियुक्ति की जाती है, उसको भी काफी अनुभव होता है। तो ऐसे लोगों को भी कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्षों तक का न्यायिक पद पे कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट पॉइंट आइए, क्या है? न्यायाधीशों का कार्यकाल। कार्यकाल लिखिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं। कंटिन्यू। वे अपना त्यागपत्र देते हैं। हाँ, वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीश कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं? 62, 62 एज लास्ट लिमिट है, उसके बाद आप रिटायर कर जाओगे, ठीक है। और वो अपना त्यागपत्र रेजिग्नेशन किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, राज्यपाल को नहीं देते हैं। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीश भी अपना इस्तीफा किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। अब एक चीज यहां टेक्निकल पॉइंट को समझ लीजिएगा। उच्च न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बन जाता है ना, तो अब तो उसका सीट वेकेंट हो गया ना जी, तो वहां से तो वो रिटायर कर गया, लेकिन वो
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश बन गया है अब, या अन्य न्यायाधीश बन गया है, तो अब वो कितने उम्र में रिटायर करेगा? 65 में रिटायर करेगा। समझ गए? हाँ, समझ गए? तो इसलिए याद रखिएगा, यदि कोई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण कर लेता है, तो उसका उच्च न्यायालय का तो सीट खाली हो जाता है, लेकिन अब वो सर्वोच्च न्यायालय का चूंकि मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश बन गया है, इसलिए उसका अब कार्यकाल हो जाएगा 65 साल। समझ गए ना? हाँ, ये मत सोचिएगा कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश रहा तो 62 में फिर रिटायर कर जाएगा, तो प्रमोशन हो गया उसका। वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश बन गया तो कितने वर्ष तक रहेगा? 65 साल तक रहेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, अगला पॉइंट क्या है? न्यायाधीशों का शपथ। लिखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीश को शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। संबंधित राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। राज्यपाल दिलाते हैं। आप एक यहां टेक्निकल चीज को समझिएगा। जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, मैंने बताया आपको आर्टिकल 231 में है ना? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, ठीक है? लेकिन उन राज्यों में न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई, है ना? तो उसको किस राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाएंगे? किस राज्य का? मान लीजिए कि कल मैंने बतलाया था कि कल मैंने आपको बतलाया था कि महाराष्ट्र और गोवा का एक ही उच्च न्यायालय है, मुंबई उच्च न्यायालय। तो अब गोवा में जो मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे, है ना? तो उनको शपथ कौन दिलाएगा? गोवा का राज्यपाल दिलाएगा कि महाराष्ट्र का राज्यपाल दिलाएगा? वहां का राष्ट्रपति होता है। तो कहां पर होगा उच्च न्यायालय? वो हाँ, जहां पर मूल खंडपीठ होगी, जहां पर उस उच्च न्यायालय का मुख्य शाखा होगा, वहीं राज्य के राज्यपाल दिलाएंगे। जैसे महाराष्ट्र और गोवा का उच्च न्यायालय मुंबई है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल दिलाएंगे, क्योंकि उसका मुख्य शाखा कहां पे है? मुंबई में है ना? तो इसलिए महाराष्ट्र के राज्यपाल ही उसको शपथ दिलाएंगे। हाँ, तो पंजाब और हरियाणा में चंडीगढ़ है, तो कहां के दिलवाएंगे उसको? चंडीगढ़ में कोई राज्यपाल होता है कहीं? है? पंजाब और हरियाणा में कहां कहां के दिलवाएंगे? नहीं, उसको आप देख लीजिए, हमको होमवर्क दिया गया है। समझ गए? हाँ, क्योंकि दोनों राज्य है और दोनों की राजधानी एक है। गौर कीजिए जी, पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी राजधानी कहां है? चंडीगढ़ है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? आप देख के आइए, होमवर्क दिया गया है। नहीं, राज्यपाल ही दिलवाएगा। कहां का दिलाएगा, ये आपका होमवर्क है। आप देख के आइए इसको, ठीक है? नेक्स्ट आइए, अगले पॉइंट की ओर आइए फटाक से। क्या है? लिखिए, न्यायाधीशों के वेतन। लिखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। निधि, निधि यानी कोष, नी हसई धी हसई, निधि से दिया जाता है।
पैराग्राफ चेंज। अनुच्छेद 221 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपए प्रति माह एवं अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। परंतु सेवानिवृत्ति के पश्चात, रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के पश्चात इन्हें पेंशन केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। छात्रगण ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश को वेतन कहां से मिलता है? नंबर 1 केंद्र की संचित निधि, नंबर 2 राज्य की संचित निधि, नंबर 3 केंद्र की आकस्मिक निधि, नंबर 4 राज्य की आकस्मिक निधि, है ना। राज्य की संचित निधि से वेतन मिलता है। सर्वोच्च उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,50,000 रुपए प्रति माह। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,25,000 रुपए प्रति माह। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के पश्चात जो पेंशन मिलता है, वो पेंशन कहां से दिया जाता है? केंद्र की संचित निधि। चेंज हो जाएगा आंसर, सोचिए। वेतन मिल रहा है राज्य की संचित निधि से, लेकिन पेंशन कहां से मिल रहा है? केंद्र की संचित निधि से। अच्छा, यह भी डिसाइड संसद ही करेगा कि इनको कितना वेतन मिलेगा, कितना अलाउंसेस मिलेगा, कितना पेंशन मिलेगा, यह सारा निर्धारण करता है केंद्र। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलेगा, अन्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलेगा, पेंशन कितना मिलेगा, अलाउंसेस कितना मिलेगा, यह सारा निर्धारित कौन करता है? केंद्र निर्धारित करता है ना। लेकिन वेतन देता है राज्य की संचित निधि से, लेकिन पेंशन मिलता है केंद्र की संचित निधि से। सोचिए कितना अंतर आ जाता है। इसलिए ये सब अंतरों वाले क्वेश्चन को याद रखा कीजिए, ये डिसाइडिंग होते हैं। यहां पे आदमी फंस जाता है, सोचता है कि अरे जब वेतन राज्य की संचित निधि से मिल रहा है तो पेंशन भी तो राज्य के ना संचित निधि देगा। नहीं, आपका आंसर गलत हो जाएगा, केंद्र की संचित निधि। ठीक है, तो यहीं तक हम लोग रुकेंगे छात्रगण। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग और सब जो बातें अभी बची हुई हैं उसके बारे में हम लोग विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। आज हम लोगों का इसका यहां तक की दूरी हम लोगों ने तय कर ली है, और आगे जो दूरी हम लोग तय करेंगे वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। आप इन सारे चीजों को याद रखिए और सारे बताए हुए चीजों को, लिखाए गए चीजों को घर पे जाकर के पढ़िए, अध्ययन कीजिए उसको, है ना। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।